स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.5 का एक नंबर में कई सवाल दिए हुए हैं, आज उसे हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इसमें और किस तरह से हल ज्ञात करना है इसका। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। क्या कह रहा है? इसका एक अद्वितीय हल है। इसके बाद है किसका कोई हल नहीं है, या फिर कह रहा है किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये देखना है, तीनों अद्वितीय हल, कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये देखना है। साथ ही साथ कहता है जिसका अद्वितीय हल हो उसे बीजगुणन विधि से हल कीजिए, उसका एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानना है दोस्तों कि ये किस तरह से ज्ञात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कई बार इसका सूत्र बता दिया है। आइए हम दोबारा कोशिश करते हैं इसको बताने का। यदि दो रैखिक समीकरण दिया हुआ हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका जो है इस तरह से लिखेंगे। यदि a1 बट्टे a2 लिखें और बराबर b1 बट्टे b2 नहीं होता है, मतलब a1 बट्टे a2 के बराबर b1 बट्टे b2 नहीं होता है, इस तरह से अगर नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति को दोस्तों कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। ये अद्वितीय हल कहलाएगा इस तरह से। और दूसरी स्थिति देखिए दोस्तों, यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 हो जाता है तो इसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल। यदि तीसरे नंबर पर दोस्तों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, ऐसी स्थिति आ जाए तो उसे कहते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा साइड में ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि हम इनको तो बाद में मिटा देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अद्वितीय हल ये वाला a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तो अद्वितीय हल में आएगा। यदि a1 बट्टे a2 का मान b1 बट्टे b2 से बराबर हो जाए और c1 बट्टे c2 का भी मान बराबर हो जाए तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि वही a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 होता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कोई हल नहीं। दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए हम इस पर प्रश्न लेकर के सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इससे पहले कुछ जान लीजिए कि कह रहा अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगुणन विधि से ज्ञात करना है। अब बीजगुणन विधि का जो सूत्र होता है दोस्तों पहले वो जान लेते हैं, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए यही अगर दो रैखिक समीकरण दे दिया जाए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें क्या करना पड़ता है? ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए अचर पद a1 लिख दीजिए, a2 b1 b2 c1 और c2। जब हमें x के नीचे लिखना होता है फिर y के भी नीचे लिखना होता है और अचर पद 1 के नीचे में जब लिखना होता है तो क्या करते हैं? देखिए ये वाला सूत्र हमने पिछले वाले वीडियो में कई क्लासों में बता चुका हूँ, अभी आपको दोबारा बता रहे हैं, आप लोग इसको ठीक से देखिएगा। तो होता क्या है, जब x वाले को लिख रहे होते हैं तो x वाले का अचर पद को ही छोड़ दिया जाता है। मतलब x वाला का अचर पद क्या है, ये चर पद होता है a1 और a2, इसको छोड़ देते हैं, a1 a2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि x का गुणांक क्या है, a1 और a2 ही है, तो इसको छोड़ देते हैं। तब बचा हुआ b1 और b2 और c1 c2 बचा हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह से क्रॉस में आइए, ऊपर से नीचे की ओर एक तीर चिन्ह इस तरह से खींच लीजिए। तो पहली बार हमें गुना क्या कराना है, b1 को c2 से गुना कराना है। x के नीचे लिखने के लिए b1 को c2 से गुना कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे b1 c2 हो गया इसका गुना, फिर माइनस चिन्ह देंगे
तब इसके बाद क्या करना पड़ता है, अब किसका गुना होगा, यदि यह ऊपर से नीचे आया है तिरछिन तो इसके लिए इसे काटेगा भी इस तरह से। तो अब क्या गुना जाएगा, B2C1, B2C1 इस तरह से x के नीचे हो गया। अब बराबर चिन्ह दे करके फिर y के नीचे लिखना है। जब y के नीचे लिख रहे होते हैं तो y का गुणांक को ढक देते हैं, y का गुणांक को ढक देंगे। ये है y का गुणांक B1, इसमें भी y रहता है, ये y का गुणांक है, इसको ढक दीजिए या फिर b वाले को मिटा ही दीजिए, समझने में आसानी होगी। तो जब पहले वाले में ऊपर से नीचे की ओर तिरछिन आया था तो इसमें नीचे से ऊपर की ओर तिरछिन जाएगा। तो नीचे से जब ऊपर की ओर तिरछिन जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ A2, यहाँ क्या लिखा हुआ C1। इसका मतलब है A2 को C1 से गुना कराना, A2 गुना C1 माइनस जब यह नीचे से ऊपर की ओर गया तो ऊपर से नीचे की ओर भी आएगा। तो इस तरह से A1 को C2 से गुना कराना है, तो यहाँ पर गुना होगा A1 C2, इस तरह से हो गया। आइए फिर अचर पद के नीचे क्या लिखना है, देखिए अचर पद के नीचे लिखने के लिए अचर पद वाले को ही मिटा दिया जाता है। अचर पद कौन सा है दोस्तों, तो C1 वाला है, C वाला होता है, ये वाला को मिटा दीजिए। तो यहाँ क्या छूट रहा है, यहाँ पर B1 B2 तो लिखा जाएगा, C1 वाले को मिटाएं, क्योंकि उसको जो लिख रहे होते उसी जिसका लिख रहे होते उसी का वो गुणांक को या फिर अचर पद वाले को लिख रहे हैं तो उसी का मिटा देंगे। अब बच गया ये वाला। पहले वाले में पहला तिरछिन क्या हुआ था, ऊपर से नीचे आया था। दूसरे वाले में पहला तिरछिन नीचे से ऊपर की ओर गया था, तो तीसरे वाले में क्या होगा, जो ऊपर गया था वही नीचे आएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर आएगा ऐसे। तो A1 को B2 से गुना करा देंगे, यहाँ लिखेंगे A1 B2 माइनस फिर इधर A2 B1, यहाँ लिखेंगे A2 B1, ऐसे होगा। ये है वज्र गुणन विधि का सूत्र। इसी के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, इन चारों सवालों में, इन चारों प्रश्नों में जो दिया हुआ जिसका हल अद्वितीय हो जाएगा, ये स्थिति जिसका A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में आएगा, उसका हल ज्ञात करेंगे। अद्वितीय हल होने पर तब वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे, इस तरह से। आइए इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। आइए दोस्तों, पहला सवाल क्या है दिया हुआ, पहला नंबर में है, एक नंबर में ये यहाँ से इस तरह से है, एक में है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा वाला है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को लिख लेंगे। आइए लिखते हैं इस तरह से। इसका देखिए ये समीकरण 1 है दोस्तों, ये समीकरण 1 है और ये वाला जो है 2 है। तो एक वाले का जो लिखाएगा वो ये है A1 बराबर 1 होगा। देखिए A1 बराबर 1 कहाँ से, x में गुणांक कुछ नहीं है यहाँ, तो 1 है, तो ये 1 होगा। फिर है B1 क्या लिखेंगे, तो B1 y के साथ जो गुणांक में होगा वो B1 होगा, तो y के साथ गुणांक में कौन है, -3 है, लिख देंगे। फिर C1 कौन लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अचर पद होता है तो -3 हो जाएगा। फिर है दूसरा दिया हुआ A2 क्या लिखना, तो यहाँ पर देखिए A2 क्या लिखा जाएगा, A2 में x के साथ दूसरे समीकरण को, 2 वाला जब लिख रहे होते हैं तो दूसरे समीकरण से लिखते हैं, तो इसका x के साथ गुणांक में 3 है, तो ये 3 जो है ना A2 होगा 3। फिर ये B2 लिखना है तो -9, और ये C2 लिखना है तो -2, इस तरह से होगा। A2 B2 और C2 हो गया। आइए इसको पहले तो ये ज्ञात करते हैं कि ये कौन सा हल आता, अद्वितीय है कि कोई हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। चूँकि A1/A2 बराबर 1/3 हो रहा है, B1/B2 बराबर -3/-9 होगा, बराबर 1/3 हो रहा है, C1/C2 बराबर -3/2 हो रहा है, -2 मतलब 3/2 हो जाएगा। देखिए ठीक से देखिए इसको, A1/A2 बराबर है 1/3, B1/B2 बराबर भी आया 1/3, और C1/C2 देखिए 3/2 आया, मतलब इन दोनों का मान बराबर है और इसका बराबर नहीं है। तो आइए इसका क्या होगा, तो इसीलिए क्या बन रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2। ऐसे हल को आप बता सकते हैं क्या, हमने बताया इससे पहले, इसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों, इसका
कोई हल नहीं है, लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, या लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यही इसका आंसर है। कहा क्या गया दोस्तों कि जिसका अद्वितीय हो उन्हें बीजगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए दूसरे नंबर का सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, इसका आप लोग नोट करते चलिएगा। दूसरे नंबर में है 2x + y = 5। 2 नंबर में 2x + y = 5 और दूसरा लिखा हुआ है 3x + का 2y = 8, इतना लिखा हुआ। आप इसे मानक रूप में लिखेंगे, ये इस तरह से लिखा हुआ है जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे a1x + b1y + c1 = 0। c की वैल्यू जो ना अचर पद दूसरे तरफ लिखा हुआ है, इसको दाएं इस तरफ कर देंगे। देखिए कैसे होगा, 2x + y - 5 = 0 या 3x + का 2y - 8 = 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। इस तरह से फिर इसका a1 a2 और b1 b2 c1 c2 को लिख लेंगे। देखिए इसका क्या होगा, तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 1, y के साथ गुणांक में पहले वाले में देखेंगे, और c1 वाले का -5। 1 वाला लिख रहे हैं तो a1 a b c, अगर 1 वाला लिख रहे हैं तो पहले वाले समीकरण, पहला लिख रहे हैं तो पहला समीकरण, दूसरा लिख रहे हैं तो दूसरा समीकरण को देखेंगे। x वाला a, y वाला b और ये वाला c। इसी तरह से 2 a1 2 b1 1 और c1 कितना है -5 होगा। फिर है a2 बराबर क्या लिखेंगे तो 3 होगा, b2 बराबर क्या होगा तो यहाँ पर 2 है, और c2 बराबर क्या होगा तो -8 है, ये लिखा जाएगा। तो आइए इसका हल करते हैं। चूँकि a1/a2 बराबर क्या लिखेंगे, तो ये a1/a2 बराबर हो रहा है 2/3। फिर b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा -1/2। फिर है c1/c2 बराबर क्या होगा तो -5/8 बराबर 5/8। इसको देखिए कि a1/a2 2/3 आया, b1/b2 1/2 आया। पहली ही स्थिति में अगर देख रहे हैं तो दोनों बराबर नहीं है। जब पहले a1 वाला और b1 वाला, मतलब a वाला और b वाला बराबर नहीं हो तो तीसरे वाले की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों ही बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति को ही अद्वितीय हल कहते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो c1 जब पहला वाला बराबर नहीं हो ना तो c1 से कोई मतलब नहीं है हमें, तो इन्हीं दोनों से। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि बीजगुणन विधि से जिसका अद्वितीय हल हो उन्हें आप बीजगुणन विधि से ज्ञात करेंगे उसका हल। यहाँ पर लिखा हो ना कि अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। x और y का मान हमें अब बीजगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए इसका बीजगुणन विधि से हल ज्ञात करते हैं। यहाँ लिख देंगे बीजगुणन विधि से, बीजगुणन विधि से, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, x के नीचे लिखना है। x के नीचे लिखने के लिए x वाले को ढक देते हैं, मतलब x का जो गुणांक है उसे ही ढक देते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, अब तो सूत्र लिख नहीं पाएंगे बार बार इस तरह से, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। चलिए एक बार सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। तो x वाले को लिख रहे होते तो ऐसे तिरछी नीचे की ओर करेंगे, दूसरे वाले में इस तरह से जाएगा और तीसरे वाले में इस तरह से आएगा। यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है b1, यहाँ पर होता है b2, फिर इस तरह से c2 c1, यहाँ पर होता है a1 a2, फिर यहाँ पर चला जाता है b1 b2, इस तरह से ही जाते रहता है। ठीक है, तो ये x की स्थिति है, ये y की, और ये अचर पद की स्थिति है। तो b1 को c2 से गुना कराएंगे, यहाँ हो जाएगा b1 c2 माइनस हो जाएगा, इधर से जाएगा तो b2 c1 हो जाएगा, b2 c1 आएगा बराबर y के नीचे में क्या लिखना है दोस्तों, y के नीचे में इस तरह से c2 a1 a1 c2 लिख सकते हैं, a1 c2 माइनस a2 c1 हो जाएगा, a2 c1 लिखेंगे बराबर 1 के नीचे में क्या करना है, 1 के नीचे में लिखने के लिए a1 बट्टे
A1 B2, यहाँ होगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये है उसका सूत्र दोस्तों। आइए इधर लिख करके देखते हैं। तो या x बराबर हो जाएगा, x के नीचे जो लिखा जाएगा वो है B1 C2 है। B1 को C2 से गुना कराइए, 1 को -8 से गुना करा देंगे। 1 गुना -8, 1 गुना -8। अब माइनस चिन्ह देकर के नीचे में है इधर B2 को C1 से गुना कराइए। B2 का कितना, 2 गुना -5 हो जाएगा, 2 गुना -5 बराबर y बट्टे क्या करना है, y के नीचे में A2 को C1 से गुना कराइए। A2 को C1 से, 3 को 5 से गुना कराया जाएगा, वो भी -5 है, और माइनस फिर है इधर A1 को C2 से गुना कराइए। 2 गुना -8 हो जाएगा, 2 गुना -8 हो जाएगा बराबर 1 बट्टे आ जाएगा दोस्तों। C1 वाले को देखिए A1 B2, 2 को 2 से गुना कराएंगे, यहाँ पर 2 गुना 2 होगा माइनस फिर A2 को B1 से, मतलब 3 को 1 से गुना कराया जाएगा, 3 गुना -1। आप लोग ये जो लिख रहे होते हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो आप लोग यहाँ से सूत्र देखेंगे और यहाँ पर A1 कहाँ है, A2 कहाँ है, B1 कहाँ है, जो जहाँ पर है उससे मान लेकर के वहाँ रख देंगे, आसानी से बन जाएगा। फिर आइए देखते हैं ये क्या है, x बट्टे लिखा जाएगा, 8 को 1 से गुना कराएंगे -8 होगा, 5 को 10 से, ये 5 को 2 से 10 हो जाएगा बराबर y बट्टे आएगा, 5 दिया हो गया -15, फिर 8 दूना हो जाएगा 16 बराबर 1 बट्टे 2 दूना 4, 3 1 3, या x बट्टे 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, इधर y बट्टे क्या हो जाएगा, 16 में 15 जाएगा, 1 बचेगा और 1 बट्टे 1 आएगा। एक बार x वाले को अचर पद से गुना कराइए, ये बराबर कराइए, और y वाले को भी इस तरह से। तो या कहने का है इसको एक बार इसको इसके साथ बराबर कराना है, एक बार इसको भी इसके साथ बराबर कराना है। आइए करके देखते हैं। इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1 है, और एक तरफ क्या है y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1 है। तो x की वैल्यू क्या आया 2, y बराबर क्या हुआ 1, x का मान 2 और y का मान 1 आया। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए।